हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यहाँ पढ़ेंगे हम भारत और यूरोप के संबंध में क्या सुर्खियाँ रही हैं, जिसमें पहला देखते हैं भारत और यूरोपीय संघ के बारे में। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता का समापन किया है। इससे संबंधित तथ्य में दोनों साझेदार लगभग 9 वर्षों बाद व्यापार एवं निवेश समझौते पर पुनः वार्ता करेंगे। यह समझौता मुक्त व्यापार समझौते का एक रूप है और इसे वर्ष 2013 में पहले बार की वार्ताओं में रोक दिया गया था। एफटीए के तहत व्यापार, निवेश और भौगोलिक संघीयता समझौते में शामिल है। इसमें भारत के लिए यूरोपीय संघ के क्या महत्व है, इसको देखते हैं। भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ के बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने में मदद करेगा। वहीं घरेलू निर्माताओं को यूरोपीय संघ के सस्ते आयात तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। यूरोपीय संघ को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकास का मुख्य स्रोत माना जाता है। मुख्य व्यापार समझौते में मेक इन इंडिया को और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देगा। यूरोपीय संघ की एक बड़े बाजार की तलाश कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय संघ के भीतर व्यापार स्थिर हो गया है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के साथ ही उसका व्यापार कम हो रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बारे में 2021-22 में भारत का यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय व्यापार 116.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। मुक्त व्यापार समझौते के अलावा निम्नलिखित समझौते पर वार्ता शुरू की गई है: पृथक निवेश संरक्षण समझौता और भौगोलिक संयोजक समझौता। दो व्यापार समझौते किए गए। भौगोलिक समझौते के बारे में भौगोलिक समझौता उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारदर्शी और पूर्वानुमान आधारित विनियामक परिवेश स्थापित करता है। दोनों पक्ष आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना देने हेतु सहमत हुए हैं। भारत यूरोपीय आयोग भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद गठित करने पर सहमत हुए हैं। टीटीसी दोनों पक्षों के बीच एक रणनीतिक समन्वय तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह परिषद दोनों भागीदारों को व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के मामले में सामने आई चुनौतियों में निपटने में मदद करेगी। साथ ही यूरोपीय संघ और भारत के बीच इन क्षेत्रों में सहयोग को और बेहतर करेगी। और भारत ने पहली बार किसी पक्ष के साथ इस तरह का समझौता किया है, और यह यूरोपीय संघ के लिए ऐसा दूसरा समझौता है। यूरोपीय संघ के बारे में यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम 1993 में स्थापित है। यह यूरोप के 27 संप्रभु देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना मॉस्ट्रिक्ट संधि से हुई है। इसका उद्देश्य शांति को बढ़ाना तथा यूरोपीय संघ के मूल्यों का अनुपालन करना और राष्ट्रों में जीवन यापन के स्तर में सुधार करना है। तथा इसके अंतर्गत सदस्य देश आते हैं तथा यह यूरोपीय संघ में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, इसको देख सकते हैं कि किसका 5% है, किसका 10% और किसका 25% है। अन्य यूरोपीय संस्थाओं में आती है यूरोपीय परिषद। यह यूरोपीय संघ के प्रत्येक सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों के एक मंच पर लाती है। साथ ही यूरोपीय संघ की राजनीतिक दिशा निर्धारित करती है। यूरोपीय संसद यह यूरोपीय संघ की एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एकमात्र संस्था है जो यूरोपीय परिषद के साथ यूरोपीय संसद के पास विधायी शक्ति है। हालांकि इनके पास विधायी प्रक्रिया शुरू करने की कोई शक्ति नहीं है। यूरोपीय आयोग यह यूरोपीय संघ की राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कार्यकारी शाखा है। यह अकेली ही नवीन यूरोपीय कानूनों के प्रस्ताव तैयार करने के लिए उत्तरदायी है तथा यह यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद के निर्णयों को लागू करती है। इससे संबंधित अन्य जानकारी यह यूनाइटेड किंगडम ने 2020 में संगठन की सदस्यता छोड़ दी थी और यूरो क्षेत्र में यूरोपीय संघ के 20 सदस्य देश शामिल हैं। क्रोएशिया 2023 में इस क्षेत्र में शामिल होने नवीनतम देश है तथा यूरोपीय संघ का अपना ध्वज, गान और आदर्श वाक्य है, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी है। भारत यूनाइटेड किंगडम। हाल के दिनों में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विभिन्न पहलों पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग के क्षेत्र में व्यापार और समृद्धि में अक्टूबर 2022 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर जारी अधिकांश वार्ताओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत यूनाइटेड किंगडम वैश्विक व्यापार नवाचार भागीदारी की कार्यान्वयन व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके तहत भारत ने एशिया, अफ्रीका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश में क्लाइमेट स्मार्ट समावेशी नवाचारों को बढ़ावा दिया है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में यह ब्रिटेन ने भारत के साथ प्रौद्योगिकी संलग्नता को आसान बनाने के लिए एक मुक्त सामान्य निर्यात लाइसेंस की घोषणा की है। यह इंडिया यूके इलेक्ट्रिक प्रपल्स कैपेसिटी पार्टनरशिप का एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना की गई है। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की है तथा इस योजना को ब्रिटेन
18 से 30 वर्ष के लिए डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन के 2 वर्ष तक रहने और कार्य करने के लिए प्रति वर्ष 3,000 रुपये वीजा प्रदान करेगा। इस पर यूके इंडिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के भाग के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था। यह योजना पारंपरिक आधार पर 2023 में शुरू होगी। अब आता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर यूके नीति आयोग की सहयोगात्मक पहल। COP26 के अध्यक्ष की भारत की यात्रा के दौरान नीति आयोग ने 2 पहलें की हैं। ई अमृत एक्सीलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। यह पहल देश में बैटरी चलित वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। एडवांस केमिस्ट्री सेल्फ बैटरी रीयूज पर रिपोर्ट। यह पहल यूनाइटेड किंगडम की ग्रीन ग्रोथ फंड टेक्निकल कोऑपरेशन फैसिलिटी द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य बैटरियों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना तथा बैटरी प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। एडवांस केमिस्ट्री सेल नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी है। विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में भंडारित कर सकती है, आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में बदल सकती है। अन्य में भारत सरकार के प्रमुख ऊर्जा विभागों और यूनाइटेड किंगडम के बिजनेस एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी विभाग के बीच परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए वैश्विक केंद्र पर सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सामरिक तकनीकी संवाद, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जैसी नई उभरती और संचार प्रौद्योगिकियों पर मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किए जाने पर सहमति बनी है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य में पहला आता है दोनों देशों के बीच 41 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। यूनाइटेड किंगडम भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक देश है, जिसमें 33 बिलियन डॉलर की संचयी निवेश शामिल है। भारत यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2010 में एक असैन्य परमाणु सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं तथा यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की एक स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने 2015 में रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ भारतीय मूल की आबादी लगभग 1.8 से 2 मिलियन है। यहाँ निर्जातीय आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों की संख्या के मामले में भारतीय छात्रों का स्थान दूसरा है तथा यूनाइटेड किंगडम इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव 2005 में शुरू किया गया। इंडिया यूनाइटेड किंगडम ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, इलेक्ट्रिक गतिशीलता और पर्यावरणीय उपक्षेत्रों में संस्थागत निवेश जुटा रहा है। भारत और यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राष्ट्र, WTO, राष्ट्रमंडल और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों के सदस्य हैं। अब आता है भारत और फ्रांस की भारत में। पेरिस में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग वार्ता पर वार्ता संपन्न हुई। भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का फ्रांस के साथ व्यापार अधिशेष है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग 8 बिलियन डॉलर है। COP21 के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्रीय सौर गठबंधन को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग। भारत ने फ्रांस के राफेल विमान की खरीदारी की है। इसके अलावा भारत ने 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों P-75 प्रोजेक्ट के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के मध्य संयुक्त रूप से द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसमें गरुड़, वायुसेना, वरुण, नौसेना शक्ति, जल थल सेना नामक 3 सैन्य परीक्षण शामिल है। दोनों देशों ने रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। भारत और फ्रांस ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर का एक सदस्य। यह एक बहुराष्ट्रीय संघ है। इसका गठन फ्रांस के कैडाराचे में स्थित एक प्रायोगिक संलग्न रिएक्टर के निर्माण के लिए किया गया है तथा ये दोनों देशों ने 2008 में असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत फ्रांसीसी नेतृत्व वाले हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल्स में शामिल हो गया है। इसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 30% भूमि और महासागर को संरक्षण के अधीन लाना है। दोनों देश कई बहुपक्षीय संगठनों जैसे G20, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन आदि के सदस्य हैं। अब आता है भारत और जर्मनी के बारे में। भारत और जर्मनी ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 10.5 बिलियन डॉलर के हरित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे संबंधित तथ्य में इस समझौते के तहत निम्नलिखित सहयोग क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप का विकास करना, भारत जर्मनी अक्षय ऊर्जा साझेदारी की स्थापना। इनमें नवोन्वेषी सौर ऊर्जा और अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन पर एक पथ प्रदर्शक सहयोग स्थापित किया जाएगा। वन चैलेंज के तहत वन परिदृश्य को बहाल करने के लिए सहयोग को बढ़ावा जाएगा। हरित ऊर्जा गलियारे के सहयोग बढ़ाना। लेह हरियाणा ट्रांसमिशन लाइन और कार्बन न्यूट्रल लद्दाख की परियोजना कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इनकी कुछ पहलों में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पर भारत जर्मनी साझेदारी, नीति आयोग की BMZ डायलॉग। इसका उद्देश्य शहर के सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को मजबूत करना है।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में कार्यान्वयन में सहायता के लिए भारत जर्मनी ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया और जून 2022 में भारत और G7 में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की दिशा में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की है। अब आता है भारत और डेनमार्क के बारे में। सुर्खियों में क्यों? हाल की एक बैठक में भारत और डेनमार्क ने कहा कि वे हरित रणनीतिक साझेदारी तथा को और मजबूत बनाएंगे तथा यह साझेदारी हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना 2020 में की गई थी। यदि हरित विकास के लिए 5 वर्ष की कार्य योजना है तो यह ग्रीन हाइड्रोजन, नवीनीकरणीय ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन आदि पर केंद्रित है। यह विशेष रूप से पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों की महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन पर केंद्रित है। भारत डेनमार्क बैठक के अन्य परिणाम। इंडिया एनर्जी ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव लॉन्च की गई है। इसके तहत भारत में हरित विकास और नवरोजगार पैदा करने में तेजी लाने के लिए भारत में हरित परियोजनाओं पर वित्त पोषित किया जाएगा। भारत इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में मिशन पार्टनर के रूप में शामिल होने पर सहमत हुआ है तथा यह इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वन हेल्थ का एक अनुसंधान साझेदारी मंच है। यह निम्न तथा निम्न मध्यम आय वाले देशों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए इस संदर्भ में विशिष्ट व लागत प्रभावी समाधानों के विकास और कार्यान्वयन को समर्थन करता है। डेनमार्क ने ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप में अपने प्रवेश की पुष्टि की है तथा ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप सरकारों, राज्य क्षेत्रों और सरकारी एजेंसियों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक सहयोग मंच है। इसे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए गठित किया गया था। भारत इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। ग्लोबल गेटवे यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय संघ की 300 बिलियन यूरो की असंरचना वित्त पोषण योजना है। यह सामाजिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और श्रम संबंधी उच्च मानकों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। अवसंरचना विकास के लिए अन्य पहल बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल, इसे G7 बैठक के दौरान शुरू किया गया है। यह एक मूल संचालित और पारदर्शी वैश्विक अवसंरचना की साझेदारी है जो विकासशील देशों में 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर यह एशिया और अफ्रीका के बीच विकास कनेक्टिविटी सहयोग में के इस संबंध में भारत जापान का एक सहयोगात्मक विजन है। सुर्खियों में रहे स्थल। पहला आता है नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश इस संदर्भ में मई 2022 में भारत और नॉर्डिक देशों ने कोपेनहेगन में दूसरी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में 2018 में आयोजित किया गया। इसमें नॉर्डिक देशों में 5 देश डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड आते हैं। इनमें निम्नलिखित में शामिल है किंगडम ऑफ डेनमार्क के हिस्से के रूप में फेरो आइलैंड और ग्रीनलैंड है। आइलैंड जो फिनलैंड का हिस्सा है। इन सभी स्कैंडिनेवियाई की उत्पत्ति है तथा ये समान राज्य व्यवस्था, कानून और संस्कृति का साझा करते हैं। अब आता है पोलैंड या राजधानी वार्सा। भारत और पोलैंड ने आपराधिक मामलों की एक पारंपरिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी राजनीतिक सीमाएं पोलैंड बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। स्वीडन और डेनमार्क के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। क्षेत्रीय सीमाएं यह बेलारूस, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, रूस का बाह्य क्षेत्र, कालिनिंग्राद ओब्लास्ट, लिथुआनिया, स्लोवाकिया और यूक्रेन के साथ क्षेत्रीय सीमा साझा करता है। बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया हर्जेगोविना यूरोपीय संघ की अपनी सदस्यता के लिए उम्मीदवार का दर्जा देने के लिए सहमत हो गए हैं। क्रोएशिया के बारे में। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। यह क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और यूरोप के पासपोर्ट मुक्त सैन्य क्षेत्र में शामिल हो गया है। ध्यातव्य है कि इसके पहले क्रोएशिया की मुद्रा कूना थी। लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। इसने मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022 में लिथुआनिया में एक नए भारतीय मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। यह इस व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत बेलारूस अंतर सरकारी आयोग का 11वां सत्र आयोजित किया गया है। बेलारूस पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जो USSR का हिस्सा है। यह यूरोप का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। संदर्भ भारतीय मूल के लियो वाराडकर दूसरी बार आयरलैंड के तिसाक चुने गए हैं। यह पश्चिमी यूरोप का द्वीपीय राष्ट्र है। ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में अवस्थित है। ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूरोप का दूसरा बड़ा द्वीप है। अब आता है कोसोवो। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है। कोसोवो ने निर्जातीय तनाव के कारण सर्बिया के साथ अलग ही अपनी मुख्य सीमा को बंद कर दिया गया है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड ने अक्टूबर 2023 में स्वतंत्रता के लिए एक जनमत संग्रह की घोषणा की है।
तथा इसके अन्य जानकारी में स्कॉटलैंड में कानूनी रूप से लिंग परिवर्तन के लिए आयु सीमा कम करने के पक्ष में मतदान किया है। इसके पहले 2014 में जनमत संग्रह में स्कॉटिश मतदाताओं ने स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया था। इससे 55% मतदाताओं ने कहा था कि वे यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। यूके इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। यह उत्तरी यूरोप में स्थित है। इसे ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के लगभग 1/3 भाग का निर्माण करता है। अब आता है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर 180 बार जिब्राल्टर के ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर एक शहर घोषित कर दिया गया है। स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध के बाद हस्ताक्षरित एक शांति संधि के तहत जिब्राल्टर को ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनर। हाल ही में 2 क्षतिग्रस्त अपतटीय पाइपलाइनों में चौथा लीकेज पॉइंट खोला जा गया है। इसमें महत्वपूर्ण नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनर, नॉर्ड फर्स्ट स्ट्रीम एंड नॉर्ड सेकेंड स्ट्रीम भी शामिल है। इस पाइपलाइन को बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस के यूरोप तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया। नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट यह जल की सतह के नीचे गैस की एक पाइपलाइन है। यह 1224 किलोमीटर लंबी है। यह उत्तर पश्चिम में रूस के बायबोर्ग से बाल्टिक सागर के माध्यम से पूर्वोत्तर जर्मनी के लुबमेन शहर तक जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 रूस के उस्त लुगा में बाल्टिक सागर के माध्यम से जर्मनी के ग्रिप्सवाल्ड शहर तक जाती है। अब पढ़ते हैं भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में। भारत में पहला आता है भारत और मॉरिशस। भारत और मॉरिशस के बारे में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता प्रभावी हो गया है। भारत अमेरिका व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते के बारे में यह भारत द्वारा अफ्रीका में किसी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। इस समझौते में निम्नलिखित बिंदु शामिल है, जिसमें पहला आता है वस्तुओं का व्यापार, उत्पाद की उत्पत्ति संबंधी नियम, सेवाओं में व्यापार, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उपाय, विवाद निपटान, नेचुरल पर्सन्स की आवाजाही तथा दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं आदि। भारत मॉरिशस के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। द्विपक्षीय पण्य व्यापार लगभग 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मॉरिशस भारत में प्रत्यक्ष निवेश का तीसरा स्रोत था। भारत के सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास मिशन के विजन के तहत मॉरिशस को विशेष वरीयता का दर्जा दिया गया। भारत और मॉरिशस ने द्विपक्षीय समझौता के लिए एक विस्तृत श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए। इसमें शामिल है कि दोहरे कराधान से बचाव समझौता, निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता, जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौता 2002 और प्रत्यर्पण संधि 2003 आते हैं। मॉरिशस की जनसंख्या में लगभग 70% लोग भारतीय मूल के हों। मॉरिशस में 2 नवंबर को आप्रवासी दिवस मनाया जाता है और 1834 में इस दिन एटलस नामक जहाज में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के पहले समूह को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। 12 मार्च को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि और उनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति में मनाया जाता है। भारत और मॉरिशस विश्व व्यापार संगठन, राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं। रक्षा सहयोग के तहत भारत ने मॉरिशस को डॉर्नियर विमान और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-3 और ध्रुव हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। अब पढ़ते हैं IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग। सुर्खियों में क्यों? 10वां IBSA इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक सितंबर 2022 में संपन्न हुई। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम, इसके बारे में यह विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के 3 देशों का त्रिपक्षीय समूह है। 2003 में ब्राजीलिया घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर साझा विचार बनाए रखना है और अपने क्षेत्र के व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। इसमें भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं तथा इसके तहत प्रमुख पहले विकासशील देशों में मांग के आधार पर गरीबी भुखमरी उन्मूलन के लिए IBSA फंड की स्थापना की गई है तथा यह परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों के सहयोग के लिए 14 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप गठित किए गए हैं। 2005 में IBSA बिजनेस फोरम लॉन्च किया गया था। इसमें भारतीय उद्योग परिसंघ भारत की भागीदारी का समन्वय करता है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी, भारत G20 शिखर सम्मेलन के साथ छठे IBSA शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल अफ्रीका के संदर्भ में पहला आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रीटोरिया है, जो प्रशासनिक है। केप टाउन विधायी और बिलोम फोंटेन न्यायिक है। इस संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका ने 1994 के बाद से नागरिक अशांति का सबसे बुरा दौर झेला है। पर्वतीय देश लेसोथो साउथ अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में इससे घिरा एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है। दूसरा आता है बुर्किना फासो, जिसकी राजधानी ओगाडोंगू है। हाल ही में बुर्किना फासो ने सेना में तख्तापलट किया है। बुर्किना फासो एक सैन्य अदालत में पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है।
अब आते हैं तंजानिया। तंजानिया देश की राजधानी दार अल सलाम, वे प्रशासनिक राजधानी और डोडोमा विधायी राजधानी है। इस संदर्भ में सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यूनियन द्वीप इसकी राजधानी सेंट डेनिस है। संदर्भ हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं में फ्रांसीसी यूनियन द्वीप ने से दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में दूसरा संयुक्त गश्त अभियान शुरू किया है। फिफ्थ आता है सेनेगल। सेनेगल की राजधानी डाकर है। भारत ने सेनेगल के साथ 3 समझौता ज्ञापनों, सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आता है गास्कर। गास्कर की राजधानी एंटानानेरिवो है। हाल ही में भारत और मेडागास्कर ने टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है तथा यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इथोपिया। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथोपिया सरकार और टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। यह एक बड़ी भ्रंश घाटी द्वारा विभाजित होता है। अब आता है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। इस संदर्भ में सोमालिया ने आतंकवादी संगठन अल शबाब ने एक होटल की घेराबंदी कर ली थी और इस होटल में 30 घंटे की विध्वंसक कार्रवाई के बाद आतंकवादियों से मुक्त करवाया गया है। 9 नंबर पर आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। भारत दीर्घ अवधि के अनुबंधों पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस की खरीद के लिए अल्जीरिया के साथ भी वार्ता कर रहा है। गाम्बिया। गाम्बिया की राजधानी बांजुल है। यह WHO के बाद भारत ने भारत में विनिर्मित कफ सिरप पीने से गाम्बिया में बच्चों की मौतों के मामले की जांच शुरू की है। इक्वेटोरियल गिनी। राजधानी मलाबो। इक्वेटोरियल गिनी में राष्ट्रपति 6ठी बार राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं। इस प्रकार वे विश्व के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद बने रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने 1979 में इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसकी राजधानी बंगुई है। यह देश सोना और यूरेनियम के खनन के लिए भारतीय निवेश का इच्छुक है। यह मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति दरों में 130% की अधिक की वृद्धि हुई है। जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति को रोकने और मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए सोने के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया है। यह भी एक स्थलरुद्ध देश है। 14 नंबर पर आता है रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसकी राजधानी ब्राज़ाविल है। हाल ही में कांगो ने अपना पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र निर्मित किया है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र से आशय सीमित मानवीय गतिविधियों द्वारा महासागरीय भाग से है तथा यह रिपब्लिक ऑफ कांगो पहले इक्वेटोरियल अफ्रीका के फ्रांसीसी उपनिवेशक का हिस्सा था। अब आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसकी राजधानी किंशासा है। कांगो ने तेल कंपनियों ने अपनी वन भूमि की नीलामी करने का निर्णय किया है। यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। हाल ही में ट्यूनीशिया ने संवैधानिक बदलावों और योजनाबद्ध जनमत संग्रह और दर्जनों न्यायाधीशों की बर्खास्तगी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी है। यह ONGC विदेशी लिमिटेड केन्या में तटवर्ती तेल परियोजना में निवेश के लिए विचार विमर्श कर रही है और विवादों के बीच विलियम रूटो को केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। 18 में घाना, जिसकी राजधानी अक्रा है। घाना ने एक सरकारी आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ वार्ता शुरू की है। यह पश्चिमी अफ्रीका का देश है जो गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। 90 नंबर पर आता है सूडान। सूडान की राजधानी खार्तूम है। इस संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूडान के युद्धग्रस्त दारफूर क्षेत्र में कबायली संघर्षों में लगभग 100 लोग मारे गए हैं। सूडान अफ्रीका के पूर्वोत्तर में स्थित एक देश है जो 7 देशों से सीमा साझा करता है और वर्ष 2011 में दक्षिणी सूडान से अलग हुआ है। 20 नंबर पर आता है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो है। बढ़ते आतंकवाद के थ्रेटों के बीच भारत और मोजाम्बिक आतंकवाद विरोधी प्रयासों को तेज करने और कट्टरपंथ को समाप्त करने के लिए उपाय करने पर सहमत हुए। मोजाम्बिक दक्षिण अफ्रीका में स्थित 6 अन्य अफ्रीकी देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इन देशों में शामिल है तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और इस्वातिनी। जाम्बेजी नदी सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है जो हिंद महासागर में गिरने से पहले मोजाम्बिक को प्रभावित करती है। यहाँ पर भारत और यूरोप एवं भारत एवं अफ्रीका से संबंध के बारे में विस्तृत चर्चा दी गई थी जो कंप्लीट होता है इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।